Good morning, aspirants. Welcome to our YouTube channel. From now onwards, we at Nimbus are starting a new video series on the most probable and important current topics for your UPSC and HAS exam. जैसे कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ट्रेंड्स के बेसिस पे पता ही होगा कि आजकल जितने भी क्वेश्चंस आपके सिविल सर्विसेज एग्जाम्स में आ रहे हैं उनमें से मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हैं पार्ट हैं, इवन कि आपके स्टैटिक सब्जेक्ट्स का भी वही पार्ट पूछा जा रहा है, उन्हीं एरियाज में से क्वेश्चन है जो कहीं ना कहीं आपके करंट के पार्ट से रिलेटेड हैं, जो आपके न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में, आर्टिकल्स में कहीं ना कहीं जिनके बारे में बात की गई है, डिस्कशन की गई है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो इसके लिए हमने अपने यूट्यूब चैनल पे एक नई सीरीज शुरू की है जिसमें हम इंपॉर्टेंट आपके इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, आपकी बायोडाइवर्सिटी, आपकी पॉलिटी, ज्योग्राफी या इन केस कोई हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट का टॉपिक दोबारा न्यूज़ में चल रहा हो उसकी डिस्कशन करेंगे, राइट। तो शुरू करते हैं हम अपना आज का फर्स्ट जो टॉपिक है, फर्स्ट लेक्चर है, विच इज द स्टेट ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया। हमारे देश में कितनी इनइक्वालिटी है, असमानता है, यानी कि आपकी जो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें कितना फर्क है, कितने लोगों के पास ज्यादा पैसा है, कितने लोगों के पास कम पैसा है। इसके लिए हमारी एक रिपोर्ट आई थी 19 मई 2022 को लॉन्च की गई थी रिपोर्ट विद द नेम द स्टेट ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया। और ये रिपोर्ट लॉन्च की थी हमारे इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के चेयरपर्सन मिस्टर विवेक दोबराय ने। इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को रिकमेंड करती है कोई बड़े इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक चेंजेस या डिसीजन मेकिंग में इकोनॉमिक्स ऑफ द कंट्री की हेल्प करती है, राइट। तो अब हम देखते हैं कि इस रिपोर्ट में क्या था, इस रिपोर्ट में के क्या की एरियाज थे, कितने पार्ट्स थे और किन किन बातों पे बात की गई, क्या फाइंडिंग्स थे इस रिपोर्ट की और क्या मेजर्स दिए गए हैं इस रिपोर्ट में ताकि हमारे देश की ये इनइक्वालिटी, इस असमानता को कम किया जाए। सबसे पहले बात करते हैं की हाइलाइट्स की। हमारी जो ये रिपोर्ट है ये दो पार्ट्स में हमारे सामने आई। एक थी इकोनॉमिक फेसेट्स, आपके आर्थिक पहलू, और दूसरा था सोशियो इकोनॉमिक मैनिफेस्टेशंस, आपके सामाजिक और आर्थिक जो ग्राउंड लेवल पे आपकी रियलिटी है ड्यू टू दिस इकोनॉमिक फेसेट्स। क्या है कि आपकी इनइक्वालिटी ग्राउंड लेवल पर किस तरीके से चल रही है और किस वजह से चल रही है, इसकी बात की गई इस रिपोर्ट के इन दोनों पार्ट्स में। अगर मैं इंपॉर्टेंट एरियाज की बात करूं तो इस रिपोर्ट के 5 इंपॉर्टेंट एरियाज थे जिनके ऊपर बात की गई है। द फर्स्ट एरिया वाज इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, आपकी आय का वितरण, कि आपकी जो टोटल जीडीपी है, जो टोटल वेल्थ क्रिएट हो रही है आपके देश में, उसमें से कितनी वेल्थ किस पार्ट को जा रही है, किस तबके के लोगों को जा रही है, किस तबके के परिवारों को जा रही है, उसकी बात की गई आपकी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन वाले एरियाज में। फिर बात की गई आपके लेबर मार्केट डायनामिक्स की। आपका जो लेबर मार्केट डायनामिक्स है वो उसमें अलग अलग चीजें आ जाती हैं लेबर मार्केट से रिलेटेड, जैसे आपकी डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर, आपकी वर्कर पॉपुलेशन रेशो, आपका डेमोग्राफिक डिविडेंड, या फिर आपका पार्टिसिपेशन रेट उस इकोनॉमी में कैसा चल रहा है, आपका मेल पार्टिसिपेशन कितना है, फीमेल पार्टिसिपेशन कितना है। इस सब का हम जो लेते हैं इसको लेबर मार्केट डायनामिक्स के अंदर लेते हैं, इन सभी फैक्टर्स को इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट आपका था स्वास्थ्य, आपकी हेल्थ, जिसमें आपके पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशंस की बात की गई और इस देश के और हेल्थ प्रॉब्लम्स की बात की गई कि डिस्पाइट नंबर ऑफ इंक्रीज इन हेल्थ इंस्टीट्यूशंस के नंबर बढ़ने की वजह के बावजूद भी आपके हेल्थ के अंदर क्या इश्यूज हैं, क्या प्रॉब्लम्स अभी भी हैं। फिर बात की गई एजुकेशन की और आपके एजुकेशनल फैक्टर्स की, जैसे आपकी लिटरेसी, इलिटरेसी, आपकी साक्षरता कितनी है इस देश में, या असाक्षरता कितनी है, एनरोलमेंट रेशो क्या है, और किस किस क्लास में, किस किस लेवल पे, लाइक ग्रेजुएशन लेवल या हो या फिर हायर सेकेंडरी हो या सेकेंडरी लेवल हो, उनके बेसिस पे भी इनइक्वालिटी पे बात की गई। एंड लास्ट था आपका मैक्रो लेवल पे हाउस होल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स के, ओवरऑल हाउस होल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे आपकी इनइक्वालिटी की क्या स्टेट है इस भारत देश के अंदर। अब अगर मैं बात करूं डाटा की, तो इस रिपोर्ट का डाटा प्राइमरली 3 जगह से लिया गया था, जिसमें सबसे पहला था आपका पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, PLFS। जो आपका पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है ये आपकी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, आपकी एक सेंट्रल मिनिस्ट्री है, यूनियन मिनिस्ट्री है, उसके अंडर एक ऑफिस आता है NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, which was created under SSA,
स्टैटिस्टिकल सर्विसेज एक्ट 1980, स्टैटिस्टिकल सर्विसेज एक्ट 1980 के तहत इस नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस को बनाया गया था अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, जो आपका पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे निकालता है, जिसकी अभी सेकंड रिपोर्ट आई थी ऑन द डाटा, ऑन द बेसिस ऑफ डाटा ऑफ 2019 एंड 20 कि आपके देश में वही लेबर मार्केट डायनामिक्स किस तरह की है, कि किस तरह की लेबर, किस तरह की एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा प्रोमिनेंट है, किस तरह की नहीं है, पार्टिसिपेशन रेट्स कितना है, वो सब हम इस पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे में हमें उसका डाटा देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारे पास है नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्वे। नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्वे इज अगेन फॉर द हेल्थ पैरामीटर्स ऑफ दिस कंट्री। ये निकाला जाता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली द्वारा इन कोलैबोरेशन विद IIPS, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंसेज, इन कोलैबोरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर लॉन्च करती है आपका ये नेशनल फैमिली एंड हेल्थ वेलफेयर हेल्थ सर्वे जो है। इसमें आपके डिफरेंट हेल्थ पैरामीटर्स की बात की जाती है, जैसे आपका IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, MMR, राइट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, या फिर आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है इस देश के अंदर, या किन हेल्थ या स्वास्थ्य की जो समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उससे आपका देश जूझ रहा है, इस सब की बात की जाती है आपके सर्वे के अंदर, नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्विस के अंदर। नेक्स्ट है आपके पास यूनाइटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस। हमारे देश में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का, MOE का, एक सबसे बड़ा मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म सिस्टम है जिसका नाम है यूडाइस, यूनाइटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन, यूडाइस, जिसको लॉन्च किया गया था 2012 और 2013 में। इसका जो अपडेटेड वर्जन है 2018 में जिसे लॉन्च किया गया था, उसका नाम है यूडाइस प्लस। इस यूडाइस प्लस के प्लेटफॉर्म से मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के हमें एजुकेशनल पैरामीटर्स की इंफॉर्मेशन मिलती है, और उसको भी हमने यूज किया हमारी इस इनइक्वालिटी रिपोर्ट को लॉन्च करने में कि क्या इनइक्वालिटी हमारे देश में चल रही है ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशनल पैरामीटर्स। अब बात करते हैं की फाइंडिंग्स की। जो इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स हमें देखने को मिली उसमें सबसे पहले ये थी कि टोटल 1%, टॉप 1% जो है आपके इस देश में, उनके पास 6 to 7% की इनकम जो जनरेट हो रही है वो पहुंच रही है। जो आपके टॉप 1% घराने हैं इस देश के, उनकी जो इनकम है आउट ऑफ टोटल अर्नड इनकम इज 6 to 7%। नेक्स्ट चीज, जो टॉप 10% है उनके घर 1/3 टोटल इनकम जा रही है जो इस देश में बन रही है। तो यानी कि टॉप 10% जो हैं वो 1/3 इनकम ले रहे हैं ऑफ टोटल, और जो बाकी आपके 90% हैं वो 2/3 इनकम जो है उनके घर पे जा रही है। तो आप देख पा रहे हो कि कितनी असमानता, इनइक्वालिटी है हमारे देश में। अगर हमें इकोनॉमिक्स के टर्म में देखूं, वेल्थ क्रिएशन के टर्म में देखूं, आउट ऑफ टोटल वर्कर्स हमारे जो सबसे ज्यादा वर्कर्स इस देश में हैं वो हैं सेल्फ एम्प्लॉयड, जिनका 45.78% जो है टोटल आपके सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स हैं। रेगुलर सैलरीड जो हैं आपके 33.5% है। नेक्स्ट आपके कैजुअल वर्कर्स जो हैं 20.71% है। तो आपके जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं वो सबसे ज्यादा हैं इस देश में। फिर अगर मैं हेल्थ पैरामीटर्स की बात करूं तो इस रिपोर्ट में बताया गया है कि जो आपका ओवरऑल हेल्थ सिनारियो है, इन केस अगर हम देखें आपके पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशंस के नंबर में, तो ऑब्वियसली उसमें इंक्रीज हुआ है। लगभग 1,72,000 से बढ़कर वो 1,80,000, 1,80,000 के पास पहुंच गए हैं। लेकिन अभी भी अगर मैं न्यूट्रिशनल तरीके के एंगल से देखूं या न्यूट्रिशनल सिनेरियो देखूं इस देश का, तो अभी भी हम बहुत पीछे हैं, जिसमें आपका नई नई प्रॉब्लम्स जैसे ओवरवेट, अंडरवेट, या फिर प्रेवलेंस ऑफ एनीमिया। जो एनीमिया है इसकी अभी भी बहुत हाई प्रेवलेंस है, स्पेशली एडोलेसेंट गर्ल्स में या फिर फीमेल्स में। उनमें भी प्रेग्नेंट जो फीमेल हैं आपकी, उनमें सबसे ज्यादा इशू है आपका एनीमिया का, राइट। एडिशनली अगर मैं हेल्थ कवरेज की बात करूं तो हमारे देश में जो हेल्थ कवरेज है वो बहुत ही लो है, और उस लो हेल्थ कवरेज होने की वजह से इन स्पेशली इन दिस पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशंस आपका जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है, जो गरीब को आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर करना पड़ रहा है अपनी हेल्थ के केसेस में प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में जाकर, वो बहुत ही ज्यादा है।
राइट। तो अगेन ये भी इनइक्वालिटी को बढ़ा रहा है इस देश में, क्योंकि जो गरीब है अगर अपनी हेल्थ पे आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर ज्यादा करेगा, जो खर्चा है वो और ज्यादा करेगा, तो उसकी इनकम और ज्यादा गिरेगी और वो इनइक्वालिटी की तरफ चल पड़ेगा। नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं कोविड-19 पैंडेमिक की, राइट। जो अपना कोविड-19 पैंडेमिक है, जो आपकी कोविड महामारी है, उसके बारे में बात करते हैं कि इस रिपोर्ट में बताया गया कि हमारे देश में जो हमारी इनइक्वालिटी है, असमानता ऑलरेडी बहुत बढ़ रही थी, लेकिन कोविड-19 आने के बाद आपके इस देश में जो असमानता है, इनइक्वालिटी, वो और ज्यादा बढ़ती हुई दिखी है। जो कोविड-19 के बाद आपकी इकोनॉमिक रिकवरी है, उसका जो ग्राफ है, हमारे इकोनॉमिक सर्वे में भी इसकी बात की गई थी, इट इज अ के शेप्ड रिकवरी ग्राफ। के शेप्ड रिकवरी ग्राफ का मतलब ये है कि जो आपके ऑलरेडी लार्ज घराने थे, लार्ज फर्म्स थी, लार्ज बिजनेसेस थे, उनकी जो इनकम है आफ्टर पोस्ट कोविड जो है रिकवरी के बाद, वो बड़ी है, उनका ग्राफ ऊपर जा रहा है। और जो आपके स्मॉल बिजनेसेस हैं, एमएसएमईज हैं, पुअर पीपल हैं, ब्लू कॉलर वर्कर्स हैं, उनकी इनकम जो है वो गिर रही है। तो अगेन जो कोविड-19 है, एक ऐसा वाटरशेड बन के आया है हमारी इकोनॉमी में कि उसके बाद जो आपकी रिकवरी हो रही है वो के शेप्ड रिकवरी हो रही है, जिससे ये जो आपका इनकम गैप है, दिस इनकम गैप, ये और ज्यादा बढ़ रहा है। अगर ये इनकम गैप और ज्यादा बढ़ रहा है तो इसके साथ आपकी इकोनॉमिक इनइक्वालिटी भी और ज्यादा बढ़ रही है। उसके बाद एक सर्वे भी आया जिसका नाम है प्राइस, पीपल्स रिसर्च ऑन इंडियाज कंज्यूमर इकोनॉमी। एक सर्वे आया जिसने बताया कि जो आपके पुअरेस्ट 20% पीपल हैं, जो नीचे के तबके के 20% लोग हैं, जो हाउस होल्ड्स हैं, उनकी इनकम 2020 और 21 में एज कंपेयर टू द लेवल्स ऑफ 2015 एंड 16 53% से गिर गई है। यानी कि मोर देन 50% इनकम जो है उनकी गिर गई है ड्यू टू दिस कोविड-19। लेकिन इन द सेम टाइम आपके जो टॉप के 20% पीपल हैं, जो टॉप के 20% हाउस होल्ड हैं, घराने हैं, उनकी इनकम इसी सेम पीरियड में 39% से बढ़ गई है। तो आप देख रहे हो कि कितना कॉन्ट्रास्टिंग है ये चीज कि जो पुअरेस्ट हैं उनकी इनकम और गिर रही है और जो अमीर हैं उनकी इनकम और ज्यादा बढ़ रही है। तो आपकी जो इनइक्वालिटी है इस देश में, उसको और ज्यादा बढ़ावा मिल रहा है। जो आपके रिचेस्ट 20% हाउस होल्ड हैं, इस टाइम आउट ऑफ द टोटल वेल्थ ऑफ द कंट्री, उनकी वेल्थ है 56.3%। जो टॉप के 20% लोग हैं उनकी टोटल वेल्थ है 56.3% ऑफ द टोटल वेल्थ, जो कि 1995 में 50.2% पे थी। यानी कि इन 20-25 सालों में आपकी इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इस देश में और ज्यादा बढ़ी है, स्पेशली एक कोविड-19 पैंडेमिक या इस कोविड-19 महामारी के बाद और ज्यादा, क्योंकि उसकी जो रिकवरी है, पोस्ट कोविड रिकवरी है इकोनॉमिक्स में अगर हम देखें तो वो के शेप्ड रिकवरी है, जिसमें अमीर अमीर होता जा रहा है और गरीब और ज्यादा गरीब होता जा रहा है। अब लास्ट में अगर मैं बात करूं मेजर्स की कि इस रिपोर्ट में क्या बताया गया कि कैसे आप इस सिचुएशन को कुछ हद तक या काफी हद तक ठीक कर सकते हो, तो उन मेजर्स में सबसे पहला आपका जो मेजर है दैट इज क्रिएशन ऑफ क्वालिटी और प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट। ऑब्वियसली अगर आप अच्छी हाई पेइंग जॉब्स क्रिएट करोगे इस देश में, हाई पेइंग जॉब्स क्रिएट करोगे अगेन, तो उस केस में क्या होगा, आपकी जो इनइक्वालिटी है वो कम होगी, राइट। आपके जो नीचे के तबके के लोग हैं जब वो भी अच्छी हाई पेइंग जॉब्स ज्वाइन करेंगे तो उनके घर पे भी पैसा पहुंचेगा और वो जो इनकम गैप है वो कम होगा। नेक्स्ट जो आपके वर्कर्स हैं उनकी रीस्किलिंग और अपस्किलिंग की जरूरत है। हमारे देश में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया कि जो स्किल लेवल है हमारे यहाँ के यूथ का दैट इज ओनली 3%। और ऐसे ही टेक महिंद्रा की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया कि हमारे यहाँ से ग्रेजुएट हुए इंजीनियर्स का स्किल लेवल, मोर देन 90% ऑफ द इंजीनियर जो ग्रेजुएट होते हैं उनका स्किल लेवल इज 0। तो अगेन हमारे यहाँ पे स्किलिंग नहीं है, स्पेशली तब जब हमारी जो इकोनॉमी है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4 की तरफ भाग रही है, यानी कि ऑटोमेशन की तरफ भाग रही है, जहां पे आपको बहुत ही ज्यादा हाई स्किल्स की जरूरत है। तो आपके यहाँ पे आपके जो वर्कर्स हैं, अगर आपने उनको और एफिशिएंट बनाना है, इनइक्वालिटी कम करनी है, हाई पेइंग जॉब्स में भेजना है, तो उसके लिए आपको रीस्किलिंग या फिर अपस्किलिंग भी करनी पड़ेगी।
नेक्स्ट, फोकसिंग ऑन माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज एंड इनफॉर्मल सेक्टर्स। ओके, आपके जो एमएसएमई हैं और आपके इनफॉर्मल सेक्टर्स हैं उनको गवर्नमेंट की तरफ से बूस्ट मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गवर्नमेंट को इनके ऊपर फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि आपके टोटल जो एम्प्लॉयमेंट है उसका 75% एम्प्लॉयमेंट इज जनरेटेड बाय दीज एमएसएमईज। जो आपकी माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज हैं, टोटल एम्प्लॉयमेंट में से 75% एम्प्लॉयमेंट लोगों को ये प्रोवाइड करती है। तो अगर इन पे फोकस किया जाए, इनको बूस्ट किया जाए, इनको बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाएं, तो कहीं ना कहीं वो बेनिफिट्स परकोलेट होकर पहुंचेंगे आपके उस नीचे के तबके के लोगों तक जो इनमें जॉब कर रहे हैं, और आपकी जो इनकम गैप है वो कम होगा, इनइक्वालिटी कम होगी। नेक्स्ट, आपका लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट्स होना चाहिए। ऑब्वियसली ज्यादा से ज्यादा लोगों को अगर आप लगाओगे एक्सपोर्ट्स में, स्पेशली मार्केट, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज में, तो ज्यादा जॉब्स दोगे और इनइक्वालिटी कम होगी। लास्टली, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, दैट इज एम्पावरमेंट। और आपकी जो एम्पावरमेंट है वो दो ही चीजों पे डिपेंड करती है, एक आपकी एजुकेशन पे और एक आपकी हेल्थ पे, जो आपकी बेसिक चीजें हैं, राइट। अगर आप अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करोगे, ज्यादा नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस होंगे और ज्यादा मॉडर्न कोर्सेज होंगे उन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, तो ऑब्वियसली नई तरीके की जॉब्स जो निकलेंगी जिसमें नए तरीके के स्किल्स चाहिए होंगे, तो वो एडुकेटली उनमें फिट होंगे हमारे लोग अच्छी हाई पेइंग जॉब्स में, तो इनइक्वालिटी कम होगी। ऐसे ही अगर हेल्थ ठीक रहेगी, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि हमारे यहाँ पे जो पैटर्न है वो चेंज हो गया। हमारे यहाँ पे जो डेथ्स थी पहले कम्युनिकेबल डिसीजेज से ज्यादा होती थी, हमने उसको कवर करने की कोशिश की, कम करने की कोशिश की। कम्युनिकेबल डिसीजेज से तो डेथ्स कम हो गई, लेकिन नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज से जो होने वाली डेथ्स हैं वो बहुत ही ज्यादा तरीके से, मतलब बहुत ही हाई लेवल पे बढ़ गई। इस टाइम अकॉर्डिंग टू अ लैंसेट रिपोर्ट हमारे देश में 67% जो डेथ्स हैं वो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज हमारे सेडेंट्री लाइफस्टाइल की वजह से होती हैं। डायबिटीज, कार्डियक अरेस्ट, रीनल फेलियर, लीवर फेलियर, इन सब की वजह से, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल कुछ ऐसा बन गया है। तो हमारी जो हेल्थ पैरामीटर्स हैं इनको भी ध्यान से देखने की जरूरत है, ताकि अच्छा इलाज लोगों को मिले, टाइम से मिले, तो भी आपकी इनइक्वालिटी को कम किया जा सकता है। आपके आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कम होगा तो ऑब्वियसली आपकी इनकम बचेगी, जिससे इनकम इनइक्वालिटी कम होगी। हमारी नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 में भी इस बात को मेंशन किया गया था कि एटलीस्ट 2.5% ऑफ द जीडीपी मस्ट बी स्पेंड ऑन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो हमारी रिपोर्ट भी यही बात करती है कि 2 से 3% ऑफ जीडीपी जो है वो हेल्थ पे जानी चाहिए। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, विच वाज द स्टेट ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया। आई होप यू लाइक्ड इट. Please share and subscribe to this channel for more such updates. Thank you very much.